श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यतिपात योग पर। व्यतिपात योग कब, क्यों, कैसे बनता है, हम इसके ऊपर जो है तेजी मंदी का विचार भी कर सकते हैं क्या, इन सब बातों पर विचार करेंगे। व्यतिपात के व्रत का क्या विधान है, व्यतिपात का व्रत करने से होता क्या है, ये बनता क्या, आदि व्यतिपात से संबंधित संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। परंतु वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आपको विस्तार से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए, आप तेजी मंदी के लिए तो हमारी ऐप आने वाली है शीघ्र, उसका इंतज़ार कीजिए। उसमें सभी प्रकार की वस्तुओं की लगभग सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी। हमारा वीडियो आपको सुविधा प्रदान करने के लिए है, परंतु हम किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं लेते हैं कि ये कार्य हो ही जाएगा, क्योंकि हम ग्रहों के संकेत को देखकर आपको बताते हैं, और यदि कभी वो बात न भी घटित हो तो इसके लिए हम कतई जवाबदेह नहीं होंगे। आपकी इच्छा हो हमारे वीडियो देखिए, नहीं इच्छा हो मत देखिए। अगला बिंदु ये आता है कि कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं। एक भाई साहब ने कमेंट्स किया कि आप वर्षा के ऊपर जो है वीडियो मुहूर्त, बीज बोने के जो मुहूर्त बता रहे हैं, कोई वर्षा कोई मुहूर्त देख के होती है क्या, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाएं हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, परंतु हम यदि कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिद्धांतों का पालन करना होता है, क्योंकि प्रकृति हमें अमृत भी देती है और विष भी देती है। अब आप अमृत ग्रहण करते हैं या विष ग्रहण करते हैं, इसके लिए प्रकृति ने हमें बुद्धि भी दी है, अर्थात ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है कि विष को खाना है या अमृत को पीना है। तो आप उस प्रकार से देखिए कि यदि भगवान ने जो दिया है वो सब श्रेष्ठ है, तो फिर आप कुछ भी जहर वहर क्यों नहीं खाते हैं, वो तो श्रेष्ठ है ना, भगवान ने दिया है, तो जहर भी खाओ। तो उसके लिए भगवान ने बुद्धि भी दी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम मूल बिंदु पर आते हैं। उसके पहले एक और बता दें कि एक राजस्थान के एक बहुत बड़े विद्वान है, छापर के, नाम नहीं बताएंगे, परंतु उनने मेरे मैसेज ग्रहों के लोक दर्शन पर किया। मैंने एक बार दिन में फ़ोन किया तो बोले मैं मीटिंग में हूँ, शाम को फ़ोन किया तो बोले मैं मीटिंग में हूँ, दूसरे दिन फ़ोन किया उठाया नहीं, तीसरे दिन फ़ोन किया बोले 1 घंटे बाद लगाएंगे। तो आप यदि मेरे कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और यदि मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं, तो हो सकता है मैं फ़ोन लगा के भी आपके प्रश्न का उत्तर दूं। तो उसके लिए अगर आप आज फुर्सत नहीं, कल फुर्सत नहीं, परसों फुर्सत नहीं, तो फिर मैं आपसे कभी चर्चा नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर मैंने उनको लास्ट में जब चौथा फ़ोन लगाया तो मैंने कह दिया, आज के बाद आप मुझे इस प्रकार के प्रश्न के मैसेज न भेजा करें। देखिए, हम उसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, व्यतिपात महापात। लिख के अगर चर्चा करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी आनंद आएगा। देखिए, सूर्य और चंद्र का जब योग किनका, सूर्य चंद्र का, वो 180 डिग्री हो और योग 360 डिग्री हो, तो व्यतिपात और वैधृतिपात नाम के 2 पात बनते हैं। व्यतिपात और वैधृति, ये 2 पात बनते हैं इन सूर्य चंद्र का योग 180 और सूर्य चंद्र का 360। अब यहाँ पर इसका दान जो बताया गया है शास्त्रों में, अगर आपने मान लो भूल से व्यतिपात में कोई कार्य कर लिया, तो उसके लिए आपको दान में जो देना चाहिए वो वृषभ का दान करना चाहिए।
वृषभ का दान करने से व्यतिपात जनित दोष का परिहार हो जाता है। वृषभ अर्थात बेल का दान कर दें, व्यतिपात का दोष समाप्त हो जाएगा। और वेधृतिपात में अगर कोई कार्य कर लिया तो उसके लिए चांदी का दान करें। वैसे तो इन दोनों योगों में किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसको ध्यान में रखें। अगला बिंदु आता है कि विवाह में भी क्रांति साम्य दोष को वर्जित किया गया है। उसमें क्या है, 10 दोष है, उसमें क्रांति साम्य भी, वो भी महापात व्यतिपात के अंतर्गत ही आता है, परंतु इनकी 2 कैटेगरी हैं। पात, एक तो सूर्य प्लस चंद्र, ये 180 डिग्री या 360 डिग्री। एक आता है सूर्य चंद्र संबंध, सूर्य चंद्र के संबंध से भी पाद बनता है। और एक आता है क्रांति साम्य काल, क्रांति साम्य काल आता है। तो देखिए, विवाह में कहा गया है लात पात युति वेद जामित्र बुध पंचक एकार्गल उपग्रह क्रांति साम्य और दग्धातिथि, ये 10 दोष है। उसमें क्रांति साम्य भी 9वें नंबर का आता है। और वहाँ पर जो क्रांति साम्य बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ पंचांग लाकर कि श्री भादव माता पंचांग में ये कौन से पृष्ठ क्रमांक पर दिया गया है। ये है श्री भादव माता पंचांग, इसमें पृष्ठ क्रमांक 75 पर ये टेबल दी गई हैं। चाहे आपके पास पुराना पंचांग हो, नया पंचांग हो, नहीं है तो अगले साल का पंचांग आप ले सकते हैं। वर्तमान का पंचांग हमारे पास स्टॉक में नहीं है। तो मेष और सिंह, मेष पर सूर्य चंद्र में से एक हो और एक सिंह पर हो तो ये क्रांति साम्य दोष होता है। वृषभ मकर ऐसे इनका क्रांति साम्य काल बनता है, तो वो ये वाला है। परंतु ये स्थूल क्रांति साम्य दोष है, ये विवाह में वर्जित नहीं है। अब ये जो योग हैं ये विवाह में वर्जित हैं और ये भी विवाह में वर्जित हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के पात काल बनते हैं। अब देखिए, इसमें अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि ये तो आप समझ चुके, ये क्या है, ये यही है। परंतु जब इनका योग 180 डिग्री और 360 डिग्री हो तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा का शर भी होता है एक अलग से, चंद्र का शर होता है। और चंद्र का शर मान लो 5 डिग्री हुआ तो वो 5 डिग्री इससे हटकर चला जाएगा। तो सूर्य और चंद्र की जो क्रांति एक साथ मिलनी चाहिए वो इससे आगे या पीछे मिलेगी। दोनों की क्रांतियों का सम्मिलन आगे या पीछे होगा। इससे जो सूक्ष्म क्रांति साम्य काल है वो इस गणित से बनेगा। ठीक है। अब ये निर्यण पद्धति के लिए जाते हैं और ये सायन पद्धति के 180 डिग्री और 360 डिग्री के अनुसार ये सूक्ष्म क्रांति साम्य काल आता है। इसमें कितना आगे होगा कितना पीछे होगा उसके लिए एक गणित आती है कि आप सूर्य और चंद्र दोनों के तात्कालिक बिंबमान निकालें। बिंबमान निकालने के बाद आधा करें, उतना काला आगे पीछे आपका क्रांति साम्य काल रहेगा। इसका गणित सभी करण ग्रंथों, सिद्धांत ग्रंथों आदि में बताया गया है। तंत्र ग्रंथों में भी बताया गया है, करण, तंत्र और सिद्धांत, परंतु वे सब के सब स्थूल हैं।
सूर्य सिद्धांत में बताया गया, केतकी ग्रह गणित में, ज्योतिर्गणितम में, इन लगभग पुस्तकों में जो क्रांति साम्य काल बताया गया है वो स्थूल काल हैं। क्योंकि वो सूर्य चंद्र के संयोग से बताया गया है, सायन सूर्य चंद्र के, जो कि स्थूल मान देता है। क्योंकि वो 5 अंश जो चंद्रमा की अलग से विक्षेप होता है, जिसको शर कहते हैं, उस शर के कारण यहाँ पर ये क्रांति अलग समय में दोनों की मिलती है। इससे जो है क्रांति साम्य काल सूक्ष्म अलग होगा और उनका सायन साम्य काल अर्थात 180 डिग्री 360 डिग्री वो अलग समय पर होगा। ये वहाँ सूर्य सिद्धांत और हमारे केतकी ग्रह गणितम ज्योतिर्गणितम में थोड़ा अंतर है। जब मैंने हमारी कक्षाएं चलाई थी पंचांग निर्माण की, उसमें जो बताया था वो केतकी ग्रह गणितम से बताया था, परंतु वो स्थूलपात है। सूक्ष्मपात के लिए अलग गणित होता है। इसके बाद हम अब आते हैं ये कैसे बनता है, वो मैंने बताया। अब इस व्यतिपात, इसमें भी वेदरति की बजाय व्यतिपात का विशेष महत्व बताया गया है। एक भाई साहब ने पूछा था कि आप व्यतिपात पर एक अच्छा सा वीडियो बताएं, एक अच्छी सी जानकारी दें, तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है। अब देखिए आप, हम इसके उत्पत्ति पर आते हैं। तो क्या होता है कि चंद्रमा का संबंध गुरु जी की पत्नी तारा से बना हुआ था। तब भगवान सूर्य ने चंद्रमा से कहा कि आप तारा का त्याग कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, वो हमारे गुरु जी की पत्नी हैं। तब चंद्रमा ने उनकी बात स्वीकार नहीं करी। तब सूर्य भगवान को गुस्सा आया और सूर्य भगवान को चंद्रमा पर गुस्सा आया तो चंद्रमा को भी फिर क्रोध उत्पन्न हुआ। दोनों के क्रोध के कारण दोनों के अश्रुपात हुए पृथ्वी के ऊपर, और उस अश्रुपात के कारण ही व्यतिपात की उपपत्ति हुई। अब चूंकि यह दुख की घड़ी में उत्पन्न हुआ, दोनों के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ, इसलिए व्यतिपात अशुभ कहलाया। इसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं कर सकते। वैसा ही उसका छोटा भाई वेदरतिपात है, तो इनमें कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। परंतु इस व्यतिपात में दान पुण्य आदि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। व्यतिपात के व्रत में अगर आप संकल्प लेकर करते हैं तो कुरुक्षेत्र और सप्तपुरियों में, गंगा क्षेत्र में आदि में दान देने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो व्यतिपात योग में दान देने से आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इन सातों पुरियों में जाकर दान पुण्य करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती यदि व्यतिपात में आप दान पुण्य करते हैं तो। ऐसे ही कई सेठ लोग हैं, वे इस व्यतिपात योग में पुण्य करते हैं। अब अगले बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन शुभ तिथि हो, भद्रा आदि न हो, चौथ नौमी चौदस अमावस न हो, रविवार मंगलवार शनिवार न हो और शुभ नक्षत्र हो, उस दिन व्यतिपात योग मिलता हो, गुरु शुक्रास्त न हो, तो उस दिन से इस व्यतिपात योग के व्रत का नियम ग्रहण करें। व्यतिपात योग के व्रत का नियम ग्रहण करने के बाद संकल्प ले, संकल्प लेकर बोले कि मैं आज व्यतिपात योग का व्रत करूंगा। एक तांबे के कलश के ऊपर पूर्ण पात्र ले, पूर्ण पात्र के ऊपर सोने के सूर्य चंद्र की स्थापना करे, उनका पूजन करे और व्रत के दूसरे दिन उसका दान कर दे। अब चूंकि सोने के सूर्य चंद्र तो बनाना संभव नहीं है आज के ज़माने में, इसलिए संभव हो तो तांबे के सूर्य चंद्र बना सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो उस पूर्ण पात्र के ऊपर ही चावल के
आप सूर्य चंद्र बनाकर उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूसरे दिन दान कर दें। इस प्रकार 12 माह तक लगातार व्यतिपात का व्रत करें। व्यतिपात को उपवास करें और दूसरे दिन भोजन करें। संकल्प लेकर व्रत करें। उस अगले दिन भोजन करने के बाद दान पुण्य, मतलब जो पहले आपने पूजा में रखा था उसको अगले दिन दान में दे दे। अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं तो ये बात उत्पन्न होती है कि उसके बाद क्या इसका उद्यापन भी किया जाना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल व्यतिपात योग का व्रत करने के बाद जब 13वां महीना हो, 13वें महीने में आप फिर व्यतिपात योग का व्रत करें। उसमें जिस प्रकार हम दूसरे व्रत का उद्यापन करते हैं, जैसे षोडश मातृका, गणपति जी, द्वादश विनायक, आपका घृत मातृका, वास्तुमंडल, क्षेत्रपाल मंडल, योगिनी मंडल, नवग्रह मंडल, कलश, सर्वतोभद्र मंडल आदि की स्थापना करें और मुख्य कलश पर नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। वो स्थापित करने के बाद उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद नाना वस्तुओं का दान करने के बाद इस व्रत का समापन करें। अब आप कहेंगे इसकी कथा क्या होती है। इसकी कथा पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी कथा में आता है कि एक बार क्या हुआ कि राजा हर्यश्व जो है व्यतिपात योग का व्रत करते रहते थे। इसमें दान पुण्य करते रहते थे। एक बार वो जंगल में शिकार की इच्छा से चले जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक सूअर जला हुआ पड़ा है। उनने उससे पूछा कि हे सूअर, तू किस प्रकार से जल गया। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में वैश्य था और पुराणों आदि का पाठ करके लोगों को श्रवण कराया करता था, परंतु मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया। और जब एक विप्र देवता मेरे से याचना करने आए तो मैंने उनको धुतकार कर भगा दिया। तो उनने मुझे श्राप दिया कि जा, तूने मेरे अंगों को जिस प्रकार से जलाया है उस प्रकार तेरे अंग भी अगले जन्म में जलेंगे। तो आज उस श्राप के वश मेरे ये अंग या पूरा शरीर जला हुआ है। यदि आपके द्वारा किए गए 12 माह के व्यतिपात के व्रत का पुण्य मुझे दे तो मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। राजा हर्यश्व ने हाथ में संकल्प लिया और संकल्प लेकर कहा कि 12 माह में जो मैंने व्यतिपात योग के व्रत किए हैं उसका दान पुण्य किया है, उस सभी का पुण्य इस सूअर को प्राप्त हो। ये कहकर वे सूअर को जल अर्पित करते हैं। वैसे ही उसका जला हुआ शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार वो सूअर राजा को धन्यवाद देता है कि हे राजन, आज आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। इस प्रकार वो भी चला जाता है और महाराज भी अपने कार्य में लिप्त हो जाते हैं। तो ये थी व्यतिपात योग की कथा। व्यतिपात योग कैसे उत्पन्न हुआ, अश्रुओं से उत्पन्न हुआ, इसलिए इनमें कोई भी शुभ कार्य कभी भी नहीं किया जा सकता है। और व्यतिपात का पुण्य क्यों करना चाहिए, उसके पुण्य का क्या महत्व है, आदि सारी जानकारी मैंने दी। और ज्योतिष गणित में गणित से किस प्रकार से पात की उत्पत्ति होती है, पात का गणित किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया संक्षेप में। अब इसका गणित करके यहाँ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये विषय अलग हैं, पंचांगकर्ताओं का विषय हैं, वो यहाँ आपके लिए आवश्यक नहीं है। और तेजी मंदी में यदि हम देखें तो व्यतिपात योग जिस दिन हो उस दिन यदि पाप ग्रह का वार हो, जैसे रविवार, मंगलवार या शनिवार हो, तो वहाँ लगभग 10 दिन तक तेजी की ओर बाजार अग्रसर रहेगा। और यदि व्यतिपात वाले दिन सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार हों
तो अगले 10 दिन लगभग मंदी का रुख रहेगा, परंतु आप इसका अनुभव करने के बाद ही आगे विचार करें। और जिस दिन ऐसा योग बनता हो उस दिन तो कम से कम तेजी या मंदी होगी ही होगी, 10 दिन हो ना हो। तो इसका अनुभव करें कि तेजी मंदी में व्यतिपात और वेदरति का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। क्यों आप कह रहे हैं कि भाई शनिवार, मंगलवार और रविवार के कारण ये योग तेजी क्यों करेंगे? तो जिस प्रकार से आपके सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं उसी प्रकार से व्यतिपात और वेदरति की उत्पत्ति भी होती है। उसी प्रकार से उत्पत्ति होने के कारण पाप वार तो तेजी करेंगे और शुभ वार मंदी करेंगे। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।